नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शनिवार को विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो केवल तभी संयोजक की भूमिका स्वीकार करेंगे जब सभी दल सहमत होंगे। सूत्रों ने ये जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस को दी है। हालांकि खड़गे के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ये निर्णय आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए 14 विपक्षी दलों के प्रमुखों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान किया गया। हालांकि बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। रामदेव इस बार अपने एक विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दे दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं, मैं ब्राह्मण हूं और चारों वेद मैंने पढ़े हैं। हालांकि इस बयान को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने ओबीसी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने ओवैसी कहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि ओवैसी तो उल्टा दिमाग का आदमी है, उसके पूर्वजों की देशद्रोही सोच रही है। रामदेव ने कहा कि ओबीसी को लेकर मैंने कुछ नहीं कहा। बता दें, आस्था चैनल के कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया और गोत्र ब्रह्म गोत्र बताया। बाबा रामदेव ने आगे कहा, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं, मैं ब्राह्मण हूँ, 4 वेद मैंने पढ़े हैं। इसके बाद लोगों ने माफी मांगो बाबा रामदेव ट्विटर पर ट्रेंड कराया और जेल भेजने तक की बात कह दी। पिछले साल अगस्त में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के इस वीडियो में प्राइमरी स्कूल की एक टीचर छात्रों से एक सहपाठी मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का आदेश दे रही थी। इसके लिए उस महिला टीचर की खूब आलोचना हुई थी। पुलिस ने भी मामला गरमाने के बाद एक एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की दशा और दिशा को लेकर अपना असंतोष जताया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयन ने सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में उस तरह से काम नहीं किया जिसकी उम्मीद की जाती है। तुषार गांधी ने इस मामले की उचित और समयबद्ध तरीके से जांच करने के आदेश देने की मांग अदालत से की थी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गंगा सागर जा रहे 3 साधुओं समेत 6 लोगों को भीड़ ने अपहरणकर्ता बताते हुए बुरी तरह पिटाई कर दी। इससे वहां बवाल हो गया और इसे महाराष्ट्र के पालघर की तरह मॉब लिंचिंग जैसी घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ से साधुओं को अलग किया। घटना गुरुवार की है। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुओं के सुरक्षित नहीं रहने और ममता सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों साधु और 3 अन्य लोग एक गाड़ी से मकर संक्रांति स्नान के लिए गंगा सागर जा रहे थे। राह भटक जाने की वजह से उन्होंने सड़क पर खड़ी कुछ लड़कियों से रास्ता पूछा तो लड़कियां चिल्लाते हुए भागने लगी। इस पर वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए और साधुओं को अपहरणकर्ता बताते हुए उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने साधुओं के कपड़े भी फाड़ दिए और बुरी तरह पीटा। स्थानीय पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक साधुओं को बुरी तरह पीटा जा चुका था। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने भीड़ से साधुओं को छुड़ाया और काशीपुर थाने ले आई। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 18 जनवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल को 3 जनवरी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल 3 जनवरी की पूछताछ में ये कहते हुए शामिल नहीं हुए कि ईडी का समन अवैध है और इसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना है। उन्होंने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने अलग वजह बताई थी। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजे जाने पर आपने बयान दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने केजरीवाल को ईडी के समन के समय पर सवाल उठाया और कहा ये 18 जनवरी से उनके गोवा दौरे से पहले आया है। उन्होंने कहा कि ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार बनने से बचना चाहिए। राय ने यह भी आरोप लगाया कि समन की खबर केजरीवाल तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में लीक हो गई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे, राय ने कहा कि वो कानूनी सलाहकारों से परामर्श कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ईडी के समन के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर घोटाला करने और जांच से भागने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आज जो प्रतिक्रिया दी है वो अफसोसजनक है। हर बार वो जांच से बाहर भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसा ही चौथा समन आया है तो उन्होंने कहा है कि वो गोवा के दौरे पर हैं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है। आपको जवाब देने से डर लगता है। आपने शराब नीति में घोटाला किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कब तक भागेंगे आप? हर बार बहाना बनाते हैं। आपने संविधान की शपथ ली है,
कानून की शपथ ली है कि नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको समन दे रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो जाकर बात कीजिए, अपने साक्ष्य रखिए। आपको भी मालूम है कि आपने चोरी की है और जांच से बचना चाहते हैं, इसलिए गोवा का भ्रमण कर रहे हैं। मॉरिशस सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन हिंदुओं के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को मॉरिशस सरकार के कैबिनेट ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर जारी नोट्स में कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सामने आए एक वीडियो में प्रतिभा सिंह कहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर निर्माण की पहल वाकई सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिवंगत पति और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देवताओं में गहरी आस्था थी और उन्होंने राज्य में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। प्रतिभा सिंह का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का ऐलान किया है। पार्टी का बीजेपी पर आरोप है कि वो राम मंदिर के मामले पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा है कि अयोध्या में भूमि विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सिंह ने एक बयान में ये भी कहा कि उन्हें ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है, लेकिन वो चिकित्सा कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह का जश्न दुनिया भर में लगभग 1 अरब हिंदुओं द्वारा मनाया जाएगा। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के फैसले पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता ही मुझसे कह रहे हैं कि पार्टी का ये फैसला बैकफायर करेगा। पुरी ने कहा कि आपको जाना या नहीं जाना चाहिए, मत जाइए, लेकिन अगर आप ऐसे बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि उन बयानों के नतीजे गलत होंगे। मेरा निजी तौर पर मानना है कि आस्था विश्वास पर आधारित किसी भी व्यवस्था में आपको किसी भी स्तर पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद है, पार्टी बटी हुई है। 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वो केवल रथ के सारथी रहे, लेकिन ये भाग्य का फैसला है कि एक दिन राम मंदिर हकीकत बन जाएगा। राष्ट्र धर्म पत्रिका के लिए लिखे लेख में लाल कृष्ण आडवाणी ने 33 साल पहले की घटनाओं को याद किया और कहा कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि भगवान राम ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने समर्पित अनन्य भक्त पीएम मोदी को चुना है। उन्होंने रथ यात्रा में मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका के बारे में भी लिखा कि मोदी उस वक्त अधिक चर्चित नहीं थे और वो यात्रा के समय उनके साथ थे। उन्होंने लिखा, जब प्रधानमंत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उस वक्त वो भारत के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि भगवान राम के मूल्यों को सीखने में यह मंदिर लोगों की मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। शुक्रवार को मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री रामलाल ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें इस समारोह में आने का निमंत्रण दिया। वीएचपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के अपने हैंडल से जानकारी दी है। उसने ये भी बताया है कि निमंत्रण मिलने पर राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की और कहा कि वो अयोध्या जाने और दर्शन करने का समय शीघ्र करेंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वीएचपी ने बसपा को भी न्योता दिया है। वीएचपी की ओर से बयान आया है कि बसपा प्रमुख मायावती ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है और उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वीएचपी ने कहा है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन में कथित तौर पर शंकराचार्यों के न जाने के मुद्दे पर टिप्पणी की है। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बीजेपी अब उन पर भी सनातनी न होने का आरोप लगा सकती है। अखिलेश ने कहा कि चारों शंकराचार्य हमारे धर्म के अगुवा हैं। अगर वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं तो क्या बीजेपी उन पर भी सनातनी न होने का आरोप लगाएगी? ये विपक्ष के नेताओं पर जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारे पूजनीय शंकराचार्यों पर भी आरोप लगा सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उस खबर को अफवाह बताया है जिसमें कहा जा रहा था कि उनके बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को जल्द ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने यह कहकर अफवाह फैलाने वालों का मुंह बंद कर दिया है कि वो सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री के डिप्टी होंगे। स्टालिन ने कहा, यह अफवाहें द्रमुक की युवा शाखा के सम्मेलन के उत्साह को कम करने के लिए फैलाई जा रही हैं।
हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में हार के बाद भारत राष्ट्र समिति के नेताओं और कैडर से लेकर आलाकमान तक इसका नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति करने की मांग बढ़ रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे केटी रामाराव से कहा कि नाम से तेलंगाना हटाने से जाहिर तौर पर राज्य के साथ अलगाव पैदा हो गया है। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर शनिवार को भी हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना ने बताया है कि शनिवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:45 पर ये हमले किए गए। सेना के अनुसार लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के युद्धक जहाज यूएसएस कार्नी से टोमाहॉक मिसाइलों से हमले किए गए। इससे पहले हूती विद्रोहियों के टीवी चैनल अल मसीरा ने आज तड़के बताया कि यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले हुए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।